आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल में कई सारी क्लासेस हम कर चुके हैं और आज की क्लास की जो पहली थ्योरम या पहला क्वेश्चन जो भी है, आइए देखते हैं कि आज की क्लास कहाँ से हमें शुरू करनी है। देखिए, लास्ट क्लास जो थी उसमें आपने ये थ्योरम प्रूफ की थी, एकांतर वृत्तखंड में बने कोण एक दूसरे के बराबर, एकांतर जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का बना कोण उसके द्वारा बनाए गए एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है, ऐसा आपने प्रूफ किया था। आज जो थ्योरम आप पहली थ्योरम आप प्रूफ करेंगे वो उसका अपोजिट प्रूफ करना है। अपोजिट का मतलब, पहले आपने सिद्ध किया था कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण उस जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। इस बार आप प्रूफ करेंगे कि जीवा का अगर किसी रेखा के साथ बनाया गया कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में वो जो रेखा है वो स्पर्श रेखा होगी जिसके साथ जीवा के कोण की बात की जा रही है। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर आप फिगर बना के यहां समझना चाहें तो जैसे एक वृत्त मान लीजिए ये बना हुआ है और आपसे कह दिया जाए कि इस वृत्त में एक जीवा है, इस जीवा का वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर खींची गई एक रेखा के साथ एक एंगल है, वो एंगल उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर है। कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये प्रूफ करना है कि जीवा जिस रेखा के साथ कोण बना रही है, ये बराबर वाला कोण बना रही है, वो रेखा स्पर्श रेखा, यानी ये रेखा जो है ये टेंजेंट लाइन है। इसको आपको ऐसा प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे देखिए, समझिए। सबसे पहला काम तो वही करेंगे आप कि फिगर में जो जो चीजें आपको दे रखी हैं, जो ज्ञात है वो लिख लीजिए, जो सिद्ध करना है वो लिख लीजिए, फिर अगर कुछ रचना करनी है तो वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात है, स्टेटमेंट में देखिए, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए। यदि वृत्त की जीवा के एक छोर बिंदु से होती हुई खींची गई रेखा और जीवा के बीच का कोण एकांतर खंड में जीवा द्वारा अंतरित कोण के बराबर हो, तो यह रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। एक जीवा AB है, जीवा AB के एक छोर A पर एक रेखा खींची गई है SAT और जीवा AB के बीच का कोण इस जीवा AB द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण ACB के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रूफ करना है कि जो रेखा SAT है ये स्पर्श रेखा होगी, ये टेंजेंट लाइन होगी, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो ज्ञात है वो हम ले लेंगे। क्या ज्ञात है? एक वृत्त में जीवा AB तथा A पर खींची गई एक रेखा SAT है। एंगल BAT जो है वो बराबर दे रखा है एंगल ACB के। ये दोनों कोण बराबर हैं, इतनी बात आपको दे रखी है। सिद्ध क्या करना है आपको? क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना है कि SAT जो है वो एक स्पर्श रेखा है। SAT एक स्पर्श रेखा है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है, उसका अपोजिट ले लीजिए, उसका विपरीत ले लीजिए। आपको प्रूव करना है कि SAT एक स्पर्श रेखा है, तो आप मान लीजिए कि ये एक स्पर्श रेखा नहीं है। माना नहीं, इससे पहले आप लिख लीजिए रचना।
SATO आपको एक स्पर्श रेखा प्रूव करनी है, तो हम मान लेंगे SAT एक स्पर्श रेखा नहीं है। अगर SAT स्पर्श रेखा नहीं होगी तो बिंदु A पर कोई ना कोई स्पर्श रेखा तो एक खींच ही सकते हैं आप। तो इस बिंदु A पर हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि हमने S-A-T' ये डॉट में जो खींची गई है ये एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी। हमने मान लिया, दिख नहीं रही स्पर्श रेखा है भी नहीं, यही प्रूव करेंगे अभी। हमने मान लिया कि A पर जो लाइन SAT है वो स्पर्श रेखा नहीं है। हमने A पर एक स्पर्श रेखा खींच ली जिसका नाम हमने S-AT' रख दिया। क्या रख दिया? SAT'। तो लिखेंगे बिंदु A पर स्पर्श रेखा SAT' खींची, S-AT' खींची। उत्पत्ति आप देखिए ध्यान से जरा, उत्पत्ति यानी कि प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे आप? अगर S-AT' एक टेंजेंट लाइन है, एक स्पर्श रेखा है, तो इसके पहले वाली जो प्रमेय आपने सिद्ध की थी, थ्योरम प्रूफ की थी, उसमें आपने क्या सिद्ध किया था? उसमें सिद्ध किया था कि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण उस जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो क्योंकि S-AT' एक स्पर्श रेखा है, AB एक जीवा है, इसलिए वो प्रमेय ये कहती है कि जीवा और स्पर्शी के बीच का एंगल यानी ये वाला एंगल बराबर होगा इस जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के, इसके बराबर होगा। प्रमेय कहती है अगर S-A और T' एक स्पर्श रेखा है तो प्रमेय कहती है कि AB और S-AT' के बीच का एंगल ACB के बराबर होगा, ये थ्योरम कहती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि S-AT' स्पर्शी तथा AB जीवा है, इसलिए एंगल एंगल BAT' बराबर होगा एंगल ACB के। इक्वेशन नंबर 1 कैसे? प्रमेय से, जो प्रमेय आप पहले सिद्ध कर चुके हैं अभी। दूसरी बात दिया है सवाल में, क्या दिया है? परंतु दिया है, क्या दिया है? दे रखा है BAT बराबर है ACB के, एंगल BAT और एंगल ACB बराबर है, ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर एक साथ यूज करें तो क्या आ जाएगा? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है ACB तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इक्वेशन 1 और 2 कहता है कि BAT' और एंगल BAT एक दूसरे के बराबर होंगे। इस बात को जरा फिगर में देखिए क्या कह रहे हैं। जो हमने दिया गया था और जो हम जानते हैं और जो हमने रचना की, इन सब बातों को एक साथ जब हमने यूज किया तो एक रिजल्ट हमको मिला कि एंगल BAT' और BAT एक दूसरे के बराबर होंगे। और BAT' और BAT हैं क्या, वो जरा देख लीजिए। BAT' का मतलब है BAT' का मतलब है ये एंगल, और BAT का मतलब है ये एंगल। जो प्रूव हमारा आया है वो ये कह रहा है कि बड़ा रेड वाला एंगल और येलो वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो फिगर ही बता रहा है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, कि ये दोनों एंगल्स बराबर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो दिया गया है, जो रचना की है और जो इसके पहले वाली प्रमेयों में हम सिद्ध कर चुके हैं, वो बात ये प्रमाणित करती, वो बात ये सिद्ध कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ मिलकर ये सिद्ध कर रही है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर हो सकता है, बराबर है। और दोनों बातें गलत नहीं हो सकती। जो आप पिछली प्रमेयों में सिद्ध कर चुके हैं, सवाल में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, उन सबको एक साथ यूज करके जो रिजल्ट आप लाए हैं वो भी गलत नहीं हो सकता है।
वो इसलिए गलत नहीं हो सकता है क्योंकि आपने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म स्टेटमेंट्स को यूज किया है थ्योरम के। और लेकिन ये जो फिगर कह रहा है ये भी गलत नहीं हो सकता कि ये दो एंगल बराबर नहीं होंगे। तो दोनों बातें अगर एक साथ सही है, अगर ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब ये AT डैश लाइन जो है, ये AT डैश और AT ये अलग अलग ना होकर अगर ये एक ही लाइन होती तो ये बराबर हो जाता है। अगर ये AT जो अलग से खींची गई ये अलग से ना होकर इसी AT पर होती, अगर ये AT डैश ना होकर AT होती तो ये बात सही हो जाती। और क्योंकि ये बात सही सिद्ध हो गई है, इसका मतलब AT डैश लाइन कोई नहीं हो सकती है। AT डैश और AT जो है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। AT डैश और AT अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो S डैश AT डैश और SAT ये अलग अलग ना होकर सेम लाइनें हैं। और अगर ये सेम लाइनें हैं तो हमने देखिए माना था कि S डैश, हाँ हमने माना, रचना हमने की थी कि S डैश AT डैश जो है वो एक स्पर्श रेखा है। तो इसका मतलब जब S डैश AT डैश स्पर्श रेखा है और S डैश AT डैश और SAT सेम है तो SAT भी क्या है, स्पर्श रेखा ही है। तो बस यही सारी बातें हम लिख लेंगे, लिखेंगे ये तभी संभव है, ये जो बराबर कोण आए हैं ये तभी संभव है जब AT डैश तथा AT संपाती हो। संपाती मतलब कोलिनियर हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, एक ही हो, संपाती हो। अर्थात AT डैश और AT कोलिनियर कब होंगे, जब S डैश AT डैश और SAT कोलिनियर होंगे। अर्थात SAT डैश तथा SAT संपाती होंगी। और ये दोनों संपाती होने का मतलब एक है, और एक है अगर तो लिखेंगे क्योंकि S डैश AT डैश स्पर्शी है, क्योंकि हमने रचना की है, और S डैश AT डैश जो है वही SAT है, तो इसका मतलब SAT भी क्या है, एक स्पर्शी होगी। यही आपको प्रूफ करना था, देखिए ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अगली थ्योरम पे चलें। चलिए नेक्स्ट, अगली प्रमेय क्या कहती है। अगली प्रमेय कहती है कि यदि दो वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा। स्पर्श बिंदु जो होगा वो उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होगा, यानी कि O, A और O डैश ये कोलिनियर होंगे, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो ऐसा प्रूफ करना आसान है अगर आप ध्यान दें, देखिए क्योंकि A पर ये A स्पर्श बिंदु है और A पर ये टेंजेंट लाइन है। तो एक तरीका तो ये है आपको प्रूफ करने का, एक तो थ्योरी से आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर थ्योरी से ना प्रूफ करना चाहें तो देखिए ये क्योंकि स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। इसी तरीके से दूसरे वृत्त के लिए फिर से ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है तो इन दोनों के बीच का वो एंगल कितना हो जाएगा, 90। अब अगर इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। और 180 होने का मतलब अगर ये कोण 180 हो गया तो इसका मतलब ये एक सीधी रेखा होगी, और अगर ये सीधी रेखा होगी तो O, A और A डैश एक ही लाइन में आ गए, संरेख हो गए। ठीक, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही कर लीजिए। चलिए लिखिए, ज्ञात है वगैरह लिखिए और फिर शुरू कीजिए प्रूफ।
चलिए, ज्ञात है और जो भी चीजें हैं वो सारी लिखी जाए। क्या ज्ञात है? ओ तथा ओ डैश केंद्र के दो वृत्त हैं जिनके नहीं, इसको आप करिएगा रचना, वृत्त है बस इतना ले लीजिए। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ओ ए और ओ डैश जो है वो संरेख हैं। रचना क्या करेंगे? स्पर्श बिंदु पर हम दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श बिंदु ए पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचने पर ठीक। अब उत्पत्ति देख लीजिए। उत्पत्ति में देखिए, ओ केंद्र वाले वृत्त के लिए ओ ए त्रिज्या और ए टी स्पर्श रेखा है, क्योंकि ओ ए त्रिज्या तथा ए टी स्पर्श रेखा है, इसलिए एंगल ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन इसी प्रकार दूसरे वृत्त की बात कर लीजिए। ओ डैश ए त्रिज्या तथा ए टी स्पर्श रेखा है, स्पर्शी है, इसलिए एंगल ओ डैश ए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90। एंगल ओ ए टी और एंगल ओ डैश ए टी इसको अगर जोड़ दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 प्लस 90 दैट इज 180। एंगल ओ ए टी और ओ डैश ए टी, ओ ए टी और ओ डैश ए टी इनका जोड़ अगर 180 है तो इसका मतलब ओ डैश जो है वो एक सीधी रेखा है, अर्थात या दिस इंप्लाइज ओ ए ओ डैश एक ऋजु रेखा है। इसलिए ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा, और सीधी रेखा होने का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, अर्थात ओ ए ओ डैश कैसे हैं? संरेख हैं या एक ही रेखा में। ये आपने प्रूव कर लिया। ये इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं आप। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर देखें आगे क्या है। चलिए नेक्स्ट।
चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। जो पहली क्लास आपको इंट्रोडक्शन क्लास बताई गई थी उसमें आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए गए थे, फॉर्मूले समझाए गए थे, उन्हीं सूत्रों पर आधारित सवाल हैं। आइए देखें कैसे करेंगे। सवालों को शुरू करने से पहले, इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिवाइज करवा दूं वो फॉर्मूले। देखिए आपको बताया गया था कि अगर कोई वृत्त है, इस वृत्त के अंदर कोई दो जीवाएं इस तरीके से खींची जाएं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, एक दूसरे को काट रही हो। याद आ गया होगा आपको, नहीं याद आया है तो फिर ध्यान से देखते रहिए। एक जीवा AB हो और दूसरी जीवा CD हो, और अगर ये एक दूसरे को किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको बताया गया था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उससे जीवा के सिरों की दूरियों का जो गुणनफल होता है, पहली जीवा के सिरों की दूरियां क्या है, PA और PB, तो PA और PB का जो मल्टीप्लाई होगा वो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दूसरी वाली जीवा के सिरों की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट P से C की दूरी यानी PC और P से D की दूरी यानी PD के गुणनफल के बराबर होगा। यानी अगर AB और CD जीवाएं एक दूसरे को P पर काटती हैं तो PA इंटू PB जो होगा वो PC इंटू PD के बराबर होगा। जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर काट रही हो या वृत्त के बाहर काट रही हो, दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपको जीवा के सिरों की दूरी आपको लेनी है। यानी अगर फिगर ऐसा है तब भी यही, और अगर फिगर ऐसा है तब भी यही। जीवा आपकी क्या है, AB और CD, लेकिन ये एक दूसरे को मिल कहाँ रही, अंदर नहीं मिल रही, बाहर जब आपने और आगे बढ़ाया तो P पर मिल रही। तो इसमें भी P इंटरसेक्टिंग पॉइंट P से A की दूरी इंटू P से B की दूरी जैसे इसमें लिया गया है, और P से C की दूरी इंटू P से D की दूरी, ये हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जो अभी आपको नहीं बताया गया था। यहाँ जो मैंने उस दिन बताया था उसमें आपको सिर्फ जीवाओं की इंटरसेक्टिंग पॉइंट के विषय में बताया था कि जीवाएं अगर अंदर काटेंगी तो ऐसे, और जीवाएं बाहर काटेंगी तो भी आपका फॉर्मूला इसी तरीके से रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पर दो जीवाओं की बात की जा रही है, दो जीवाओं की जगह पर एक जीवा हो और इस जीवा को आगे बढ़ाएं किसी पॉइंट तक और उस पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए। अब अलग अलग चीजें हो गई। अभी तक दो जीवाएं थी, अंदर हो या बाहर। अब क्या है, एक जीवा है जिसको बाहर आगे की ओर बढ़ाया गया और उस बढ़े हुए बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दी गई। तो इनके खंडों में क्या रिलेशन होगा, तो इनके खंडों में वही रिलेशन होगा। देखिए AB आपकी एक जीवा है और ये आपका क्या है, पॉइंट P, तो PA इंटू PB वैसे ही रहेगा। और इस पॉइंट को अगर आप T कह दीजिए तो जैसे PC इंटू PD रहता था, दो पार्ट्स होते थे, यहाँ पर एक ही पार्ट PT है तो PT इंटू PT, वो एक ही पार्ट को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो PT इंटू PT दैट इज PT स्क्वायर। तो अगर एक स्पर्श रेखा और एक जीवा है तो स्पर्श रेखा टेंजेंट का स्क्वायर कर देंगे, PT का स्क्वायर कर देंगे, और इज इक्वल टू में जीवा के साथ वही व्यवहार करेंगे जो पहले आप कर चुके हैं, PA इंटू PB। ये फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया था, ये और एक नई चीज है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसी पर लगेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी ये चीजें आप जान चुके हैं। फिर हम लोग चलते हैं अपने सवाल सॉल्यूशन पे, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। चलिए एक एक फिगर को लीजिए और उसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले फिगर की बात करें। देखिए अगर क्लियर दिख ना रहा हो इसमें क्या लिखा है, मैं ठीक कर दूं थोड़ा। ये देखिए लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक। ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है x, और ये इधर वाला जो है इधर तो 2 है ही है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 कौन सा है, एक सेकेंड रुकिए जरा। सिक्स, अच्छा ये वाला 3 है, ऊपर ये वाला 3 है और ये 6 नीचे वाला, ये वाला जो है ये 6 है। एक कलर चेंज करके अगर लिख लिया जाए तो क्लियर हो जाएगा। ये जो है रेड, जो है रेड वाला ये है 6 और ब्लैक जो है वो 3 है, ठीक है।
ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, बाकी ये आपका AB है, ये CD। तो यहाँ पर पहले फिगर, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया एग्जाम में और आपसे कहा गया है कि x की वैल्यू निकालिए। ये जितने भी फिगर्स दे रखे हैं सब में x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। तो पहले फिगर में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि AB और CD जीवाएं हैं और P पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो सोल्यूशन अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक में मैं लिख के बता दे रहा हूं, बाकी सब में सॉल्व कर दूंगा बस ऐसे ही। इसमें आप लिखेंगे क्योंकि AB तथा CD जीवाएं परस्पर P पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए नियम क्या कहता है, P से A की दूरी इंटू P से B की दूरी बराबर P से C की दूरी इंटू P से D की दूरी। यही तो रूल कहता है, फॉर्मूला। PA कितना है, PA 2 है आपका, PB 6, PC 3 और PD नहीं, PC आपका x है और PD आपका 3 है। यानी कितना हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3, या यहां ना काटिए, आप लिख लीजिए एक बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12 और बटे 3, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 चक्कू 12। x की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो पहला वाला जो फिगर है उसका आप इस तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं, 4 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरा देख लीजिए आप क्या होगा। अब ये लैंग्वेज सब में लिख लेनी है आपको इसे। यहाँ पे देखिए AB और CD दो जीवाएं हैं, P पर काटती हैं, तो आप जानते हैं क्या होगा, PA का मतलब 1, या लिख लीजिए भाई इसमें भी PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये फॉर्मूला है। PA का मतलब 1 है, PB का मतलब नहीं, PA का मतलब 1 कहाँ है, PA का मतलब x है, PB का मतलब फिर x है, PC का मतलब 1 है और PD का मतलब 9 है। ये आपका हो गया x स्क्वायर और ये हो गया 9। x इज इक्वल टू हो गया √9, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके से अगला वाला अगर आप करें तो यहां पर अब क्या हुआ, AB एक जीवा है और CD दूसरी जीवा है और ये दोनों एक दूसरे को वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर काट रही हैं। कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता है, दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर काटें या उन जीवाओं को आगे बाहर वृत्त के बाहर बढ़ाने पर बाहर किसी बिंदु पर मिले, नियम सेम रहेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जीवाओं के सिरों की दूरियों का गुणनफल जो होगा वही एक दूसरे के बराबर होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है तो P से A की दूरी यानी PA इंटू P से B की दूरी बराबर होगा PC इंटू PD के। वैल्यू रख दीजिए, PA कितना है 3, PB कितना है, अब ध्यान दीजिएगा, PB की जब बात करेंगे तो PA 3 है और PB 5 है, तो 5 मत ले लीजिएगा, P से B तक की दूरी यानी ये पूरी दूरी ली जाएगी, 3 + 5, PB हो जाएगा 3 + 5 और PC कितना, PC 2 हो जाएगा और PD कितना, P से D तक की दूरी ये 2 भी आएगा प्लस ये x भी आएगा। अगर अलग अलग दे रखी हैं तो 2 + x। सॉल्व कर लीजिए, 5 और 3 8, 8 और 3 24, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और प्लस 2x, 4 इधर आ जाएगा 20 बचेगा, x इधर आ जाएगा 10 बचेगा, ये आंसर। ठीक, तो इस तरीके से तीसरा लग गया। ये सब आसान क्वेश्चंस हैं, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं खूब, एग्जाम में मिलेगा जरूर ऐसे क्वेश्चंस में से एक कोई क्वेश्चन। अगले में क्या कहा गया है, एक जीवा है AB जिसको बाहर बढ़ाया गया P तक और P से एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींच दी गई PT।
तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था। क्या होता है, स्पर्श रेखा जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू जीवा के खंडों का गुणनफल कर देंगे, पीए इंटू पीबी कर देंगे। टेंजेंट की वैल्यू आपको 5 दे रखी है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, पी ए आपको 4 दे रखा है 4 हो जाएगा, पी बी आपको नहीं मालूम है, ए बी एक्स दे रखा है, तो पी बी के लिए आप क्या करेंगे 4 प्लस एक्स हो जाएगा पी बी, ये 4 और प्लस एक्स जब करेंगे तब पी बी मिलेगा। सॉल्व कर लीजिए, 25 हो गया इज इक्वल टू ये 4 चक्कू 16 हो गया और ये हो गया प्लस 4x। 16 इधर आ जाएगा तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और 5 9, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4, यानी x बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया, फिर से 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, फिर 4 पंचे 20, तो इसका कितना आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू आ गई। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से लगा सकते हैं, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको सॉल्व करिए आप और फिर देखें अगले आगे कौन से सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले सवाल को पढ़िए, अगर कोई फिगर पॉसिबल है तो फिगर बनाइए और फिर लगाइए सवाल। कहा गया है 75 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की नहीं, 75 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, ऐसा हो ही नहीं सकता। 75 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर वृत्त होगा तो उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु जो होगा वो वृत्त के अंदर ही होगा, बाहर कहाँ होगा। यानी ये है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ये 75 नहीं है 5 होगा, ये 7 हो सकता है, इधर कहीं से मिसप्रिंट हो गया हो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस एक फिगर आप छोटा सा बना लीजिए फटाफट। एक वृत्त है तो एक हम वृत्त बना लेंगे। ये देखिए एक सर्किल बन गया और इस सर्कल को कर दीजिए थोड़ा डार्क, ये लीजिए। उसके बाद कहा गया इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई। तो इसके ये केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 13 सेंटीमीटर की दूरी से एक स्पर्श रेखा खींची गई। तो एक टेंजेंट इस पे खींच दीजिए, एक टेंजेंट लाइन हम इस पे खींच लेंगे। ये देखिए टेंजेंट लाइन एक खींच गई। ठीक है, इसको भी कर लीजिए थोड़ा डार्क, ये टेंजेंट लाइन खींच गई। नाम, अच्छा क्या करना क्या है, केंद्र से 13, सबसे पहले तो केंद्र इसका एक बना लीजिए। तो ये है इसका केंद्र, ये केंद्र हो गया। केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी है इसकी, जो जहां से लाइन खींची गई है। तो ये केंद्र से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर। कहा गया केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई। तो केंद्र से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो इसको मिला दीजिए आप जरा, इसको आप ऐसे मिला देंगे। ये मिल गई, ठीक। ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस आपकी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिला दीजिए। ये जो डिस्टेंस है आपकी ये है 5 सेंटीमीटर।
ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई आपको निकालनी है। स्पर्श, अगर इस पॉइंट को आप कुछ मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम अगर आप P रख लीजिए और इस पॉइंट का नाम अगर आप T रख दीजिए और ये सेंटर अगर आपका O हो गया, तो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई यानी PT की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखें कैसे निकालेंगे। लिखेंगे नहीं, लैंग्वेज बहुत ज्यादा आप लिखने की जरूरत नहीं है। त्रिज्या OA बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर OA। OP बराबर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्योंकि OT त्रिज्या तथा PT स्पर्शी है, इसलिए। ये देख लीजिए एक बात, देखिए OT जो है वो रेडियस है और PT जो है वो क्या है, टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है। और आपने पहली प्रमेय जो सिद्ध की थी इस चैप्टर की, उसमें क्या सिद्ध किया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा कैसा होता है 90 डिग्री। तो क्योंकि OT रेडियस है यानी त्रिज्या है, PT टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, इसलिए एंगल OTP जो होगा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OTP जो होगा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, ये बात सिद्ध हो गई कि ट्रायंगल OTP जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज OTP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी और कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस की प्रमेय कहती है। तो इसका मतलब पाइथागोरस की थ्योरम अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल के सामने भुजा है OP, OP आपका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो OP स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी OT स्क्वायर और प्लस PT स्क्वायर के। OP की वैल्यू हमें मालूम है 13, OT की वैल्यू हमें मालूम है 5, PT की वैल्यू हमें निकालनी है। ये 169 हो गया, ये 25 हो गया, प्लस ये PT स्क्वायर हो गया। PT स्क्वायर की वैल्यू की अगर बात करें तो 169 माइनस 25, PT स्क्वायर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 144 जब आप माइनस करेंगे। PT की बात करेंगे तो ये अंडर रूट 144 आ जाएगा। तो PT देखेंगे अगर यहाँ से तो 144 का वर्गमूल जो होता है, स्क्वायर रूट जो होता है वो 12 होता है, यानी PT की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट, फिर अगला सवाल देखा जाए। चलिए अगला सवाल देखें क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर समांतर होती है। एक वृत्त है, उस वृत्त में एक व्यास खींच दिया गया है। व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन से आप खींचें तो आपको प्रूव करना है कि ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर
यानी कि पैरेलल होंगी। चलिए आइए देखें, बढ़िया सवाल है, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। सबसे पहले ओ केंद्र का एक वृत्त है, ओ केंद्र तथा ए ओ बी व्यास का एक वृत्त है, ऐसे लिखेंगे। ओ केंद्र तथा ए ओ बी व्यास का एक वृत्त है, ए ओ बी व्यास का एक वृत्त है। ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं सी डी व ई एफ खींची गई हैं। सी डी और ई एफ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये हमने लिख लिया। ठीक, प्रूफ करना है कि सी डी और ई एफ जो है वो समांतर है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए ओ ए जो है वो रेडियस है और सी डी स्पर्श रेखा है, तो इसलिए एंगल ओ ए सी कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा। प्रमेय 1 से त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, तो इसलिए ये वाला एंगल 90 होगा। इसी तरीके से ओ बी रेडियस है और ई एफ स्पर्श रेखा है, तो एंगल ओ बी एफ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो सी डी और ई एफ दो रेखाएं हैं और ए बी एक तिर्यक रेखा है जो इन्हें काट रही है, और इस पूरी व्यवस्था में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, जो कि एकांतर कोण की स्थिति में है। जब दो रेखाएं एक खींची गई हो, एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती हो, और ऐसी उन रेखाओं में एकांतर कोण जो बने हैं वो अगर बराबर हैं, तो ऐसा केवल तभी होता है जब रेखाएं समांतर हैं। क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90-90 है, यानी बराबर है, जो कि एकांतर कोण है। एकांतर कोण केवल समांतर भुजाओं में बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ये जो रेखाएं हैं सी डी और ई एफ वो कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। बस यही चीज हमको लिखनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ओ ए त्रिज्या तथा सी डी स्पर्शी है, इसलिए क्योंकि ओ ए रेडियस है और सी डी टेंजेंट लाइन है, कि ये सवाल में कहा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ओ ए सी जो होगा वो कितना होगा, 90। इसका मतलब एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक, एक इक्वेशन। इसी तरीके नीचे देख लीजिए, ओ बी रेडियस है, ई एफ टेंजेंट लाइन है। इसी प्रकार ओ बी त्रिज्या व ई एफ स्पर्शी है, इसलिए एंगल ओ बी एफ क्या हो जाएगा, ओ बी एफ ये 90 हो जाएगा। एंगल ओ बी एफ 90 हो जाएगा। इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, दोनों 90 हैं तो बराबर है एक दूसरे के, 1 व 2 से। एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एफ इज इक्वल टू किसके, 90 के। समीकरण 1 और 2 कहता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर है, और ये दोनों कोण क्या हैं, एकांतर कोण हैं। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब जिन रेखाओं के बीच में ये कोण बने हैं वो रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। लिखेंगे
OAC और OBF, क्योंकि OAC यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे जो कि एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब जो रेखाएं ये हैं कैसी हो जाएंगी, समांतर। समांतर रेखाओं में ही तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण बराबर आ गए तो इसका मतलब रेखाएं समांतर हैं। तो लिख देंगे अतः CD इज पैरेलल टू EF। ये आपका प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट इसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, देख लें क्या है। चलिए देख लीजिए, इसको भी लगा लीजिए, फिर क्लास को रोकते हैं। क्वेश्चन है, एक संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र है, ट्रायंगल एंगल BOC दे रखा है आपको, BOC ये वाला एंगल पूरा 110 डिग्री दे रखा है। AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो एंगल OAB बताइए, एंगल OAB यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। एंगल क्या दे रखा है, BOC की वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री। ठीक, और क्या दे रखा है, AB और AC स्पर्श रेखाएं हैं, AB व AC रेखाएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्योंकि OB त्रिज्या है और AB स्पर्श रेखा है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। इसी तरीके से OC स्पर्श रेखा है और AC टेंजेंट है, तो इसलिए इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। यानी ये कोण और ये कोण कितना होगा, 90-90 होगा। तो लिखेंगे क्योंकि OB, क्योंकि नहीं लिखिए, यहां से लिखिए, क्योंकि AB व AC स्पर्श रेखाएं हैं तथा OB व OC त्रिज्याएं हैं, इसलिए क्या होगा, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू कितना, 90। ठीक, ये बात आ गई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ले लीजिए। आप ऐसे प्रमेय भी एक सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है देखिए। दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, एक ट्रायंगल कौन सा, एक ट्रायंगल OBA या OAB और दूसरा OAC, ऊपर वाला और नीचे वाला। त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OAC में क्या होगा दोनों ट्रायंगल्स में, देखिए सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल आप बराबर प्रूव ही कर चुके हैं, OBA और एंगल OCA बराबर होंगे दोनों। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरी बात, OA और OC बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। और उसके बाद OA जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। दो भुजाएं बराबर हैं, एक एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल OAB सर्वांगसम है त्रिभुज OAC के।
अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के भी बराबर होगा। दिस इंप्लाइज एंगल OAB इज इक्वल टू, नहीं इसको बराबर लेने की जरूरत नहीं है, इस मतलब होगा तो बराबर ही, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ये इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC। ठीक, ये दोनों बराबर हो गए, ये हम जानते हैं। अब लिखेंगे क्योंकि दिया है क्या, एंगल BOC बराबर 110, और BOC को क्या लिख सकते हैं आप, BOC को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा कोण, अगर पूरे कोण की बात की जाए तो ऊपर वाला कोण प्लस नीचे वाला कोण मिलकर पूरा बना देगा। तो BOC को आप लिखेंगे BOA प्लस COA। एंगल BOA प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 110 डिग्री। BOC को लिख सकते हैं। यहाँ पर AOC जो नाम लिखा था उसको ऐसे ही लिखे जैसे यहाँ पे आपको यूज करना है। ये एंगल बराबर कहा था तो इसका नाम लिखे BOA एंगल और COA, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, कौन कौन सा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो एंगल BOA और एंगल COA ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, और ये दोनों मिलकर ये पूरा कोण बना देंगे। तो यानी BOC जो होगा वो बराबर होगा BOA प्लस COA के। तो वही BOC की जगह हमने लिख दिया BOA प्लस COA। BOA की जगह COA जो है उसकी जगह पर आप BOA यूज कर सकते हैं। तो एंगल BOA ऐसे ही रहा, और COA की जगह क्या लिख देंगे, एंगल BOA बराबर 110। ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल BOA, जुड़ जाएंगे दोनों, बराबर 110। यानी एंगल BOA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 110/2। यानी एंगल BOA बराबर कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक, फिर से फिगर साफ करिए अपना पूरा। इतने सॉल्यूशन से हमने ये पता लगा लिया कि BOA की वैल्यू यानी ऊपर वाले की वैल्यू जो है ये 55 डिग्री है, ये हमने पता लगा लिया। ठीक, ये वाला एंगल 90 हमें पहले से पता था, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो अगर आप त्रिभुज BOA ले लें या AOB ले लें तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, उसमें से 2 आपको मालूम है, तीसरा आपको पता चल जाएगा। क्या करेंगे, त्रिभुज AOB में, या उधर ही लिख लीजिए, ट्रायंगल AOB में, इस त्रिभुज में AOB जब आप लेंगे तो तीनों कोणों का 180 होगा, यानी एंगल BAO यानी ये प्लस एंगल AOB या BOA ये एंगल और प्लस एंगल ABO। अगर तीनों एंगल्स को मिलाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू होगी 3 कोणों का योग त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। जो जो वैल्यूज पता हो रख दीजिए। BAO ये आपको निकालना है, BOA आप देखिए निकाल चुके हैं 55, इसकी वैल्यू 55 है, और ये आपकी 90 है और इज इक्वल टू 180। तो एंगल BAO कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 और 55 कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा, 145। यानी 180 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 35 डिग्री बचेगा। तो इस तरीके से एंगल BOA की वैल्यू आपको निकालनी थी, ये 35 डिग्री आपकी आ गई। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। अभी और बहुत सारे सवाल बाकी हैं तो उनको हम लोग अगली क्लासेस में करेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लीजिए,
और बस इसी सवाल के साथ आज की क्लास को हम रोकेंगे। नए सवालों, जो भी नए सवाल हैं, उन नए सवालों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।